everyone, I once again welcome you all on the Law Vita's YouTube channel. I hope and believe that you all would be doing great and fine. So, in today's video, we will be talking about the parole system in India. And in this video, we will talk about its introduction, then functions of the parole board, then what are its essentials as well as kinds, and what are the landmark case laws related to this parole system in India. All this we will be dealing in this very video. So, without any further delay, let's just begin with our video. So, the introduction which is written over here says that the concept of parole is an important part of the criminal justice system that aims to balance punishment with rehabilitation. Parole refers to the conditional release of a prisoner before the completion of their full sentence, subject to compliance with certain terms and good conduct. सो पैरोल इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये ऐसा सिस्टम है जो पनिशमेंट और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति में किसी तरह का सुधार करना, इन दोनों ही के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और पैरोल का मतलब है कि एक प्रिजनर को उसकी पूरी सजा खत्म होने से पहले ही कुछ कंडीशनल किसी टाइप का कंडीशनल रिलीज दे देना, यानी कि कुछ शर्तों पे, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे या फिर कुछ उसके अच्छे बिहेवियर के कंडीशन पे उसको जेल से बाहर आने देने की परमिशन दे देना। देन parole is based on the principle that even convicted individual possess an inherent dignity and the potential for reform. It provides an opportunity for prisoners to reintegrate into society and rebuild their lives under supervision. सो पैरोल इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि हर कॉन्विक्टेड इंडिविजुअल उसमें कुछ अपनी इनहेरेंट डिग्निटी और पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म होती है, मतलब कि उनके अंदर कुछ सुधरने की क्षमता होती है और ये प्रिजनर्स को एक मौका देता है कि वो सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर सके, मतलब कि फिर से वो सोसाइटी में शामिल हो सके और सुपरविजन में अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द पैरोल सिस्टम इन इंडिया। So, in India, there is no uniform central legislation governing parole. Instead, parole is administered under state prison manuals, the Prisons Act of 1894 and the Prisoners Act of 1900. Since prisons is a state subject under entry 4 of the state list, that is list 2 of the 7th schedule of the constitution, each state has its own rules and guidelines regarding parole. However, certain constitutional provisions influence the parole system, such as Article 21, which guarantees the right to life and personal liberty. The Supreme Court has interpreted this to include the right to live with dignity even for prisoners. And second is Article 14, which ensures equality before the law. The parole process must be non-arbitrary and fair. ठीक है, तो इंडिया में पैरोल के लिए एक यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है, ठीक है, कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है जो कि इक्वली एप्लीकेबल हो ओवर ऑल द स्टेट्स विद इन द इंडियन टेरिटरी। और इसका रीजन ये है कि जो प्रिजन्स हैं, मतलब कि जो जेलें हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट अंडर एंट्री 4 के अंडर आती हैं, ठीक है, यानी कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए पैरोल को एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू द स्टेट प्रिजन मैनुअल्स के तहत, एज वेल एज द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 के तहत एंड द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900 के तहत। इसका मतलब है कि हर स्टेट के अपने रूल्स और गाइडलाइंस हैं, उनके खुद के अपने नियम और निर्देश हैं जो पैरोल को रेगुलेट करता है, इस सिस्टम को रेगुलेट करता है। और लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो पैरोल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, विच इज आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 14। तो जो आर्टिकल 21 है वो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया है कि इसमें प्रिजनर्स के लिए भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार शामिल है। वहीं अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो ये भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। ये इंश्योर करता है कि हमें लॉ के कानून के समक्ष समानता मिले। इसका मतलब है कि पैरोल प्रोसेस नॉन आर्बिट्ररी और फेयर होना चाहिए, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो अपने विंस एंड फैंसीज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, एज वेल एज वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरोल इन इंडिया।
सो देर आर जनरली टू कैटेगरीज ऑफ परोल इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जनरली परोल की दो मेन कैटेगरीज हैं। नंबर वन इज कस्टडी परोल और इमरजेंसी परोल, which is granted for short periods in cases of extreme emergency, for example death of a close relative, serious illness in the family or natural calamities। एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज यूजुअली नॉट मोर देन 14 days, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कस्टडी या फिर जिसे हम इमरजेंसी पैरोल के नाम से जानते हैं वो है। और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स के लिए इमरजेंसी केसेस में दी जाती है, सच एज अगर फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है या फिर किसी फैमिली मेंबर को कोई बहुत ही सीरियसली लाइक सीरियस इलनेस हो गई है या फिर कोई भी किसी भी टाइप की नेचुरल कैलामिटी विच मीन्स कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई है, इन सब चीज़ों के लिए ये पैरोल दी जाती है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो यूजुअली 14 दिन से ज़्यादा की नहीं होती है। एंड द सेकंड पैरोल इज रेगुलर पैरोल ग्रांटेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द प्रिजनर्स कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये लंबे ड्यूरेशन के लिए दी जाती है प्रिजनर के कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर उसको आधार बना के। और जो ग्राउंड्स होते हैं वो है फैमिली ऑब्लिगेशन, मैरिज और इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। घर में किसी की शादी करानी है या किसी की कोई बहुत ही सीरियसली इल है, तो ये सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। सेकेंडली परस्यूट ऑफ एजुकेशन, तो किसी की पढ़ाई को आगे लाइक जारी रखता है, इन सारी चीज़ों के लिए पैरोल दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नौकरी अगर किसी को ढूंढनी है तो वहाँ पे भी ये पैरोल सिस्टम काम आता है। देन मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड फैमिलियल टाइज, ठीक है। एंड द लास्ट इज ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम 30 to 90 days डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, ठीक है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 से 90 दिन तक वेरी करता है स्टेट के रूल्स, और ये चीज़ जो है वो स्टेट के रूल्स पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पैरोल बोर्ड। सो द पैरोल बोर्ड इज एन एडवाइजरी बॉडी दैट इवैल्यूएट्स पैरोल एप्लीकेशंस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। While the composition may differ from state to state, a typical parole board consists of Inspector General of Prisons or Deputy Inspector General, prisons chairperson, district magistrate or nominee, superintendent of the concerned jail, senior police officer or local police officer, SHO, probation officer और social welfare officer. So अगर हम parole board के composition की बात करें तो its composition consists of typically a chairperson जो कि या तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हो सकते हैं या फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हो सकते हैं। देन डीएम या फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई पर्सन हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है। एंड पुलिस ऑफिसर मतलब एसएचओ या फिर डीएसपी, प्रोबेशन ऑफिसर या फिर वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एक पैरोल बोर्ड की कॉम्पोजिशन होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पैरोल बोर्ड की, so the primary functions of the parole board include scrutiny of parole applications and verification of the grounds stated by the applicant, assessment of the prisoner's conduct and discipline during incarceration, consultation with police authorities to assess the risk to society, recommending approval or rejection of the parole application, framing conditions under which parole is granted, such as restrictions on movement, reporting to the police, etc., monitoring compliance with parole conditions during the release period. तो पैरोल बोर्ड के प्राइमरी फंक्शंस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहला है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, तो पैरोल एप्लीकेशंस को ध्यान से चेक करना, स्क्रूटनाइज करना और एप्लीकेंट द्वारा बताए गए ग्राउंड्स की वेरिफिकेशन करना, ये पैरोल बोर्ड का फंक्शन होता है, काम होता है। सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ द प्रिजनर्स कंडक्ट, मतलब प्रिजनर के जेल के दौरान अच्छे मतलब जो उसका अच्छा आचरण है या फिर जो डिसिप्लिन है उसको असेस करना, उसके व्यवहार को, उसके अनुशासन को, इस चीज़ को असेस करना भी काम होता है पैरोल बोर्ड का। थर्ड इज कंसल्टेशन विद पुलिस, सो पुलिस अथॉरिटीज से कंसल्ट करना ताकि सोसाइटी के लिए रिस्क को एसेस किया जा सके। फोर्थ इज रिकमेंडेशन, तो पैरोल एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने की रिकमेंडेशन देना, ये भी पैरोल बोर्ड का ही एक फंक्शन होता है।
देन नेक्स्ट इज फ्रेमिंग कंडीशंस। तो पैरोल ग्रांट करते समय कुछ कंडीशन सेट की जाती है, जैसे कि मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस या फिर पुलिस को रिपोर्ट करना एक्सेट्रा। तो ये सारी कंडीशंस को फ्रेम करना भी पैरोल बोर्ड के अंडर में होता है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग कंप्लायंस। सो रिलीज पीरियड के दौरान पैरोल कंडीशंस के कंप्लायंस को मॉनिटर करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। नाउ वी विल सी सम ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन पैरोल सिस्टम। नंबर वन इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1978। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि प्रिजनर्स अपने फंडामेंटल राइट से बिल्कुल भी वंचित नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर डिग्निटी और ह्यूमेन ट्रीटमेंट का जो राइट है, जेल में भी वो राइट जो है वो जेल में भी लागू होता है। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मोहिंदर सिंह ऑफ 2000। सो इस केस में कोर्ट ने होल्ड किया कि पैरोल कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, यानी हर किसी को पैरोल ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती है, लेकिन इससे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और प्रिजनर के कंडक्ट और जेन्युइन नीड को देखकर कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इन्होंने ये मतलब कोर्ट ने ये चीज कही कि पैरोल जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, और ये सबको नहीं ग्रांट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट केस इज होम सेक्रेटरी वर्सेस निलोफर निशा ऑफ 2020। The case says the Madras High Court held that parole cannot be denied arbitrarily. Every parole application must be examined fairly and without bias, as arbitrary denial would violate Article 14 and Article 21. तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि पैरोल एप्लीकेशन को आर्बिट्रेली मतलब कि मनमाने ढंग से डिनाई नहीं किया जा सकता। हर एप्लीकेशन को फेयरली और विदाउट बायस एग्जामिन किया जाना चाहिए। ठीक है, बिना किसी प्रेजुडिस के, क्योंकि आर्बिट्री डिनायल जो है वो आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21 दोनों का ही वॉयलेशन होगा। Now we will see parole and rehabilitation of criminals. One of the key objectives of parole is to aid in the rehabilitation and reintegration of the offender into society. It serves both individual and societal goals. ठीक है, तो पैरोल का एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफेंडर के रिहैबिलिटेशन और सोसाइटी में री इंटीग्रेशन में हेल्प करना होता है, और ये इंडिविजुअल और सोसाइटल दोनों गोल्स को सर्व करता है। नाउ वी विल सी वन बाय वन द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस। मेंटेन्स, नंबर वन इज मेंटेन्स फैमिली एंड सोशल बॉन्ड। सो रेगुलर कॉन्टैक्ट विद फैमिली हेल्प्स द प्रिजनर रिमेन इमोशनली कनेक्टेड एंड स्टेबल। तो जो फैमिली के साथ कांटेक्ट बनाए रखना प्रिजनर के इमोशनल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट विच टॉक्स अबाउट कि मेंटेन्स सोशल एंड फैमिली बॉन्ड्स। तो एक तरह से जो पैरोल का सिस्टम है वो सोशल एज वेल एज फैमिली बॉन्ड्स को मेंटेन करता है। सेकेंड इज मोटिवेट्स गुड कंडक्ट। नोइंग दैट पैरोल इज अ पॉसिबिलिटी एनकरेजेस प्रिजनर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, तो पैरोल मिलने की पॉसिबिलिटी प्रिजनर को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इंस्पायर करती है, बिकॉज आफ्टर ऑल जो पैरोल है वो प्रिजनर के गुड कंडक्ट, उसके गुड आचरण को देखते हुए, अच्छे आचरण को देखते हुए ग्रांट किया जाता है। तो एक तरह से ये एक प्रिजनर को मोटिवेट करता है कि वो अपना जो गुड बिहेवियर है, अच्छा व्यवहार है, उसको मेंटेन किए रहे। थर्ड इज स्मूथ री इंटीग्रेशन या फैसिलिटेट्स री एंट्री इनटू सोसाइटी। So gradual exposure to normal life allows for smoother transition upon final release. ठीक है, तो ग्रेजुअल एक्सपोजर टू सोसाइटी मतलब ये जो है, अगर हम किसी प्रिजनर को एक्सपोज करेंगे उसी सोसाइटी में जहाँ वो पहले भी रहता आया है, तो वो एक तरह से हेल्प करता है इन बेटर ट्रांजिशन, कि वो बेटर तरीके से री इंटीग्रेट हो सकता है इनटू द सोसाइटी जब उसका फाइनली रिलीज होता है, जब उसका सेंटेंस कंप्लीटली फिनिश हो जाता है तब। Next is reduces recidivism. So prisoners who are socially and economically rehabilitated are less likely to re-offend. ठीक है, तो जो prisoner पैरोल पे सुधार लाइक पैरोल पे रिलीज किए जाते हैं, उनका चांस कम होता है कि वो वापस क्राइम करेंगे इन फ्यूचर, और वो वापस उसी चीज को लाइक उसी क्राइम को रिपीट करेंगे। ऐसे चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज encourages education and employment. Prisoners can use parole to pursue education or job opportunities, building a path to lawful livelihood.
सो एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट ये जो है वो परस्यू कर सकते हैं प्रिजनर्स जब उनको पैरोल पे रिलीज किया जाता है तो। और एक तरह से अगर जब वो उन इस चीज़ को परस्यू करते हैं तो उनका एक बहुत ही लाइक पाथ बिल्डअप हो जाता है कि वो आगे जाके एक लॉफुल लाइवलीहुड बिल्ड कर सकते हैं, ना कि वो फिर से उन्हीं क्राइम्स उन्हीं गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो। Thus, parole supports the broader goal of restorative justice, which focuses not only on punishing the offender but also on transforming them into responsible citizens. ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो parole है वो रिस्टोरेटिव जस्टिस के ब्रॉडर गोल को सपोर्ट करता है, जो सिर्फ ऑफेंडर को पनिश करने पर नहीं बल्कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करने पर भी फोकस करता है। Now we will see that what are the essentials of an ideal parole system. So the very first one which we have is uniformity and codification. A uniform national policy or model guidelines should be adopted to reduce disparities among states. ठीक है, तो states के बीच disparities मतलब कि किसी भी टाइप के differences को कम करने के लिए एक uniform national policy या moral guidelines adopt की जानी चाहिए। Then next is transparency and accountability. The process of granting or denying parole should be reasoned and well documented. So पैरोल ग्रांट करने या फिर उसको डिनाई करने के प्रोसेस में रीजन एज वेल एज वेल डॉक्यूमेंटेड जो प्रोसीजर होता है वो होना चाहिए। थर्ड इज टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। डिलेज इन पैरोल डिसीजन कैन डिफीट द पर्पस। टाइमली प्रोसेसिंग इज एसेंशियल। ठीक है, तो पैरोल डिसीजंस में डिलेज से उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, वो खत्म हो सकता है। इसीलिए टाइमली प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। Then, fourth is behavior based evaluation. Decisions should be based on prisoners' reformative behavior and risk assessment. So, decisions prisoner के reformative behavior और risk assessment पर based होना चाहिए। एक तरह का procedure based sorry behavior based evaluation होना चाहिए। Proper monitoring mechanism. Effective system should be in place to monitor compliance with parole conditions. ठीक है, तो parole conditions के compliance को monitor करने के लिए एक effective system होना चाहिए ताकि उनके ऊपर एक तरह की उचित निगरानी रखी जा सके। Then sixth is access to legal aid. Prisoners should be informed of their rights and provided legal aid in applying for पैरोल। तो प्रिजनर्स को अपने राइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, उनको सूचित किया जाना चाहिए और पैरोल के लिए अप्लाई करने में जो भी लीगल एड है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड द लास्ट इज rehabilitation support. Authorities should assist parolees in finding education, employment and counseling support. ठीक है, तो जो अथॉरिटीज हैं, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो जो भी parolees है, parolees मतलब जिनको पैरोल पे रिलीज किया गया है, उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सपोर्ट ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए। So with this we have reached to the conclusion of the today's topic. Parole is an important part of our justice system. It gives a chance to change, helps in reforming the prisoner and reduces pressure on jails. But it should be fair, quick and equal for all. So parole हमारे justice system का एक बहुत ही important part है. This I have told you in the very beginning also. एंड ये प्रिजनर को रिफॉर्म करने का एक चांस देता है, एक मौका देता है। एज वेल एज जेल्स पे जो प्रेशर है, बिकॉज वी हैव लाइक वी नो कि जेल्स एक बहुत ही ओवरक्राउडेड एरिया बन जाते हैं आज के टाइम में, जहाँ पे हम कॉन्विक्टेड पर्सन एज वेल एज अंडर ट्रायल्स दोनों को ही रखते हैं। तो एक तरह से वो इस पे प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है और रिहैबिलिटेशन में भी कई लाइक तरह से मदद करता है। लेकिन इसे फेयर, क्विक और सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तभी एक ये इफेक्टिव पैरोल सिस्टम साबित होगा। With the better rules and proper monitoring, parole can help prisoners return as responsible members of society, making the system more just and human. ठीक है, तो better rules और proper monitoring के साथ parole prisoners को society के responsible members बनाने में help कर सकता है, जिससे हमारा system और ज़्यादा just और human बनेगा। ठीक है, so I hope and believe that you guys would have understood the topic which was assigned for today. And till then, see you in the next lecture. Thank you and bye bye.